भाई सब भाइयों ने उज्जवल परिवार की तरफ से और भाई मेरी तरफ से राम राम। भाई आज फिर मैं आज सुबह अपनी एक और क्लास लेकर के, और वो जो क्लास है वह भाई हरियाणा जी के जो हम पढ़ रहे हैं अपने वेरो है, जो पुराना स्टूडेंट्स है, मेरा जो पुराना विद्यार्थी हैं उन्होंने वेरो भाई हम के पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नया है उन्हें बता दो भाई, जो हमारा जो टॉपिक चाल रहा है हरियाणा जीके में, पहले बात करी थी हमने हरियाणा साहित्य स्त्रोतां के बारे में बात करी थी। भाई हरियाणा को हमने बेरो कितना पाट्यो का तरह क्यों तो, लेकिन 3-4 क्लास निकाली। फिर उसके बाद में भाई हमने बात करी हड़प्पा का बारे में, हड़प्पा सभ्यता और हरियाणा वो पढ़े हमने भाई। हड़प्पा सभ्यता के बाद में एक और फिर सभ्यता आई, वो कौन सी आई भाई? वैदिक सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता के ऊपर हमारी जो लास्ट क्लास थी वो मैंने बात करी थी भाई। तो वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य जो लोग आया, आर्य शब्द कितना है वो संस्कृता है, आर्य को मतलब ये है श्रेष्ठ, वो भाई अपनी जाति खातर यूज कराया करता। तो वह सारी बात हमने पिछली क्लास में करी, मोटी मोटी मैं आपने एक बार रिवाइज करा दूं 5 मिनट में, फिर हम अपना आगे टॉपिक पे शुरू करेंगे भाई। अच्छा भाई देखो, होयो के 1786 के आसपास विलियम जोन्स एक इतिहासकार था। उस इतिहासकार ने क्या कह दी, अब भाई जो ग्रीक है, लैटिन है और जो दूसरी भाषा है, 2-3 जो भाषा यूरोपीय देशों की, वह सारी की सारी संस्कृत में मेल खावे हैं। और ये भाई एक ही भाषा था, मूल रूप तो भाई ये एक भाषा है। अब जब मूल रूप से एक भाषा कह दी तो दुनिया का में एक विवाद चाल पड़े, और विवाद कौन सा चाल पड़े भाई? सब लोग नू कहने लग गया भाई आर्य मारा ही था, मारा ही पड़दादा दादा था, मारा ही घर परिवार तो था, उरे रहा करता। अब वो तो पहले भाई भारत हम भी दावो कर रहे हैं भाई यार ये मारा ही था मूल रूप से, मतलब भाई मूल रूप आर्य किसका निवासी था? तो बहुत सारा देशा ने दावो कर दिया भाई मारा निवासी था। वो चीज ने लेकिन जो इतिहासकार था उन इतिहासकारा में भी मतभेद हो गयो। ये मैं बात करूं, कुछ इतिहासकारा ने बात करी भारत का पक्ष में। तो भारत का पक्ष में बात करनी है मैं, अगर सबसे पहले बात करूं मैं, तो भाई भारत में बताया भाई ये सप्त सिंधु प्रदेश का निवासी था भाई। सप्त सिंधु प्रदेश का निवासी था ये मूल रूप से। उनका बाद में उड़े फड़ा फूला और फिर ये भाई दुनिया में चला गया, मध्य एशिया, ईरान और जो भी था, जित भी जाना था ये पूरा दुनिया में फैल गया। उनके बाद में कुछ ने नू कह दी भाई, जो एक गंगानाथ जहाँ थे इतिहासकार, उन्होंने बोल दिया भाई ये जो थे ब्रह्म ऋषि प्रदेश के थे। ठीक भाई, उनने भी अपना लॉजिक दे दियो। फिर आगे से चाल के ने जो पांडे बलि पांडे थे शायद, उन्होंने बोल दिया भाई ये मध्य प्रदेश के थे। कुछ ने कश्मीर का भी बता दिया भाई। और जो मतलब ये कुल मिला के कि अलग अलग जो इतिहासकार थे कि विवाद बन गया, और इतिहासकारों ने अलग अलग अपने लॉजिक दे करके ये बता दिया भाई मूल रूप से भारत के निवासी थे। बात करूं इंटरनेशनल लेवल की, बात करूं मैं भाई तारता है तो मैक्स मुलर नू बोले भाई ये मध्य एशिया का है। कुछ भाई यूरोपीय सिद्धांत आ गए, कुछ यूरोप का बता रहे हैं। और हमारा भारत में भी जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने भाई इसको तिब्बत का सिद्धांत दे दिया। बोले भाई ये तो जो आर्य था ये तिब्बत का रहनिया था। वो का बात मैं बात करूँ बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक था, उन्होंने कह दी भाई ये जो आर्य था ये मूल रूप से किसका निवासी था? ध्रुवा का निवासी था, और ये 6000 साल पुराना था। अब चलो भाई हम चीज मतलब ये विवाद का विषय था, चलता रहा। अब हम तो बात करें अपना भारत की बात करें, तो भारत की ये जो सारी की सारी जो बातें थी ये मैं अपनी पिछली क्लास में आप लोगों ने बढ़िया तरीका से कह रही था, मैं बता चुका हूँ। तो जो नया जो मेरा दोस्त से नए जो मेरे स्टूडेंट हैं, बहन भाई हैं, वो भाई गैलरी क्लास देख लें, अरे आगे की तरह समझ में आ जाएगी। तो जो आज को जो हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक कौन सा है? वैदिक सभ्यता है हरियाणा। ये बताइए हमने मैं बात करी थी क्या की बात करी थी भाई आर्य मूल रूप तक किसका निवासी था ए बारे में, लेकिन हमने बातचीत अपनी शुरू करी थी भाई। ये बात 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन और बढ़िया बने हैं जो आपका पेपर में आयोडा भी है, आने की आगे संभावना भी है। तो वो चीज ने लेकिन भाई ये हम आगे बढ़ाएंगे अपना इसी टॉपिक में। अच्छा तो भाई अब देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन एक तो यो आ गयो। अब भाई भारत में आर्य मूल निवास जो सप्त सिंधु प्रदेश में बताया था वह कौन बताया था? तो सप्त सिंधु प्रदेश अविनाश चंद्र दास ने बताया था भाई। अविनाश चंद्र दास ने कह दी थी कि जो आर्य था ये मूल रूप था सप्त सिंधु प्रदेश। और सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा भाई? वह बात हरियाणा तो जोड़ा, तो सप्त सिंधु प्रदेश वो जित 7 नदी रहा करती, वरुषणी है, वितिस्ता है, विपाशा है भाई, उनका बाद में अपनी सरस्वती है, दरसदवती है, ये सारी नदी बहाया करती। यो क्षेत्र कौन सा थी? वो पंजाब को तो भाई। पंजाब जो आधो सौ के चले गए, पाकिस्तान में चले गए, किमी मार्ग नहीं बह सै। यह बात अविनाश चंद्रा ने कही थी भाई। चलो ये सारी की सारी बात बहुत बढ़िया तरीका था पिछली क्लास में होगी है। ये जो हम बात आगे जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे
वैदिक साहित्य तो जो हमने जरा वैदिक साहित्य तो जो जानकारी मिली क्या तरह क्वेश्चन बने हैं उनके ऊपर हम एक बार बात करेंगे। अब देखो भाई, यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से, जो वैदिक आर्य जो आर्य थे सप्त सिंधु प्रदेश, आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आ गया तो पूरे ऋग्वेद में एक जिक्र कर रखियो भाई, ये जिक्र कर रखियो है। अब जब आर्य आया तो आर्य और अनार्य में युद्ध हुआ भाई, ये कहां जिक्र कर रखा है? ऋग्वेद में भाई। देखो भाई, ऋग्वेद में एक चीज को जिक्र कर रखियो भाई, ये भारत आया कितना आया, कोई नूबी का दयालपस पर्वत आया, यूराल सागरता आया, काला सागरता आया, घनी सारी बात से उन चीजा में ना पढ़ के हम जो अपना जो जरूरत को काम से जरूरत को माल मटेरियल हम बाहर काट डाला। अब देखो ऋग्वेद में जिक्र कर दियो भाई, क्या जिक्र करो? अब भाई जो अनार्य है, देखो जो भारत आया वह कौन था? आर्य, या मूल रूप तो उरे था, कुछ भी समझ ली, वो बात तो मैटर को नहीं कर रहा, हम तो बात यह कर रहे हैं जो आया वह अनार्य है, और जो रहा करता वह क्या था? अनार्य, और जो आया वह क्या था? आर्य। पूरे में आपने एक बात और बता दी, जो वैदिक जो सभ्यता है उसका दूसरा नाम क्या भाई? आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है भाई, आर्य सभ्यता। आर्य शब्द का जो हिंदी में जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? उत्तम। और भाई ये जो आर्य शब्द है ये इन्होंने क्या किया? अपने लिए यूज किया, अपनी पूरी जाति के लिए यूज करो भाई, यो शब्द अपने खातर प्रयोग में भाई, हम श्रेष्ठ सा। तो ऋग्वेद में आर्य और अनार्य के बीच में क्या दिखा दिया? युद्ध दिखाए भाई, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में यो जिक्र कर रखियो है, क्या कर रखियो? ऋग्वेद में देखो क्या जिक्र कर रखियो है भाई? 50,000 दासों का या अनारियों का आर्यों का, सॉरी भाई, 50,000 दासों का, पहले दास लिखो, दासों का या दस्यु भी बोलते हैं इनको भाई, दस्यु या अनार्य भी समझ लो, अनार्य। अब देखो बात क्या है, ऋग्वेद में जिक्र कर रखा, आप तो पूछो जागो ऋग्वेद में कौन सी युद्ध का जिक्र किया? तो ऋग्वेद के अंदर आर्य और अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ उसका जिक्र कर रखे हो भाई। और उनमें क्या जिक्र कर रखे हो? जो 50,000 जो दास था वह उनको वध कर दिया गया, वो मार दिया गया। अब उनको क्या कहा जाता था? अनार्य कहा जाता था, दास कहा जाता था, अनार्य कहा जाता था और दस्यु कहा जाता था। ये बात तो कोई नू पूछ ले, दस्यु किसे कहा जाता था? वैदिक सभ्यता के दौरान या वैदिक संस्कृति सभ्यता के समय में या वैदिक साहित्य में दस्यु किसे कहा जाता है? आपसे पूछ ले जाए अनार्य किसे कहा जाता है? और दासों का जो वर्णन मिला है उनका संबंध किससे है? तो ये भी एक बात आपका बीच में समझ में आ गई भाई, आर्य और अनार्य में घनघोर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध का जिक्र किया गया, और उस युद्ध के अंदर 50,000 से ज्यादा अनार्य या दस्यु या दासों का वध कर दिया गया, ऐसा ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। और यह चीज ने दर्शावा है भाई आर्य भारत आया। चलो भाई कोई बात को ना, अपन अपना क्वेश्चन तो मतलब है अपना ये 3 4 5 क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया है वो क्लियर तारा हो गया है भाई। चलो भाई ये आगे बात करूं मैं, अगली जो बात थी वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य की बात करूं, जितना हमने भाई वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, समझियो भाई। भाई हमें आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिली कि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा जिक्र करो तो मैंने बताई थी भाई, जो पुरातत्व जो वस्तु थी उनते जो अभिलेख मिला था, मध्य एशिया में जो मिला था उनते भी जिक्र आए थे को पिछली क्लास मैंने बताई थी, उनसे भी पता लगता है और वैदिक साहित्य से भी पता लगता है। तो मैं और खाली एक बार बात करूं किसकी? वैदिक साहित्य की भाई, वैदिक साहित्य। भाई देखो आप तो पूछ ले वैदिक साहित्य कितना बड़ा भाग हम बांट रखे हो भाई,
जितना हमने आर्य लोगों के बारे में जानकारी मिले से। तो वैदिक साहित्य भाई दो भाग में बांट रखे हुए। कितना भाग में बांट रखे हुए? दो भाग में बांट रखे हो भाई वैदिक साहित्य। ये भी दो भाग कौन कौन सा हो गया? देखो भाई, पूर्व वैदिक साहित्य और 2 नंबर पर भाई उत्तर वैदिक साहित्य। समझ गया भाई? क्वेश्चन आगे को वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य कितने बड़े भागों में बांट रखा है? तो 2 भागों में बांट रखा भाई, पूर्व वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य है। क्योंकि जो हमने आर्या का हमारा में जो बेरो पाठ्यों से है जो जानकारी मिली है वह सारी की सारी हमने कितने मिली है? साहित्य तो वैदिक साहित्य तो मिली। और भाई जो वैदिक काल का जो के था वो अपना जो अभिलेख था उन तो मिली, या जो पुरातत्व संबंधी सामग्री कह सको हाँ पे उन तो हमने जानकारी मिली सब। चलो भाई एक बात आ गई, मनोवर बात करी थी आप तो भाई आर्य आया 50,000 लोगों के साथ, 50,000 आदमियों ने मार दिया, नारिया दुष्य मार दिया। तो यो जिक्र आयो भाई ये आया कद था? ये भारत में आया का था। अगलो जो बहुत भारी बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है, भारत में आर्यों का आगमन। भाई सुनो मेरी बात, आया बात ने लेकिन अभी जोटा ही दरिया लड़ाई हो रही है, कोई किमी कह दे है कोई किमी कह दे है। भाई अपने अपने इतिहासकार प्रोफेसर मक्स मुल्लर ने बोल दिया भाई 1200 के बीच में आया। उनका बाद में बीजी तिलक कह रहे हैं भाई 6000 साल पहले आया था। कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे, लेकिन जो सर्वमान्य जो बात से वह यह है भाई जो आर्य जो भारत में आया, मान लिया कुछ इतिहासकारों ने मान लिया भाई 2500 पहले आया, 2500 ईस्वी पूर्व भारत में आया, ऐसा माना जाता भाई। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को गलत बोल देते, बोले नहीं भाई ऐसे नहीं बात है भाई, यह आया 1500 ईस्वी पूर्व भाई, 1500 ईस्वी पूर्व तक लेकर के न और 1000 ईस्वी पूर्व तक भाई के बीच में भारत में आर्य आया है भाई। एक बार भाई नोट कर लो, या जो आपने भाई स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक बार मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। मैंने जिक्र करो अपने वैदिक सभ्यता जो हरियाणा तक लेकर के बातचीत थी, सब सिंधु प्रदेश मैंने जिक्र करो। सब सिंधु प्रदेश कौन सा जो पंजाब से, और जो पंजाब और हरियाणा भाई एक होया कर तो वह भूमि दर्श दवती और सरस्वती के बीच की जो भी भूमि थी, और जो कुछ हिस्से उठे चले गए उन सब सिंधु प्रदेश का करता भाई। उठे आर्य के बारे में जिक्र मिलो तो ऋग्वेद में एक चीज लिख रखी है, जो आर्य भारत में आया कद आया, ये भाई कोई 2500 कह दे, कोई 1500 से लेके ना 1000 ईस्वी पूर्व तक की कह दे। ठीक से भाई। अच्छा आके निके करे हुए आया तो जो लोग पहले रहा करता उन लोग का गैल के उनकी लड़ाई हुई, उनने क्या कहा करता? अनार्य कहा करता, या दस्यु कहा करता, या भाई उनने क्या कहा करता है दास। उनको जिक्र यो कर रखा भाई गंगोर युद्ध हुआ जिसमें 50,000 आदमियों से ज्यादा, 50,000 दासों से ज्यादा की क्या कर दिया, वध कर दिया या मृत्यु होगी भाई। पूरा टाइम बात हुई। फिर मैंने बात करी भाई जो आर्य सभ्यता को बेरो कितना पाठ्यो, तो बेरो तो पाठ्यो भाई हमने साहित्य थे तो, और भाई पुरातत्व संबंधी जो सामग्री थी तो पुरातत्व सामग्री की मैं पहले जिक्र कर चुके हूँ। तो मैं एक बार क्या करूंगा साहित्य को। साहित्य भाई जो साहित्य वैदिक साहित्य से वो क्या बड़ा भागा में बांट रखे है, तो मैंने आपका आगे लिखी भाई 2 बड़ा भागा में वैदिक साहित्य बांट रखे। क्या भागा भाई? 2 बड़े भागों में वैदिक साहित्य बांट रखे। पहला के नाम है पूर्व वैदिक साहित्य और दूसरा के नाम उत्तर वैदिक साहित्य। समझ गया भाई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ू भाई। चलो भाई हो गया तारा। देखो भाई कईया के दिमाग में नुआरी होगी, अक्सर ने लिख दियो वैदिक सभ्यता व हरियाणा करा रहे हैं, हरियाणा जी के जिक्र कर रखे हो भाई क्या को, वेदा को। तो देखो भाई पहले भी मैंने एक बार बात बताई थी आपसे भाई, ढंग से पढ़ना हो तो सारी चीज हमने पढ़नी पड़ेंगे। हरियाणा जीके में जो हरियाणा जीके को पोर्शन है भाई, हरियाणा जीके को कोने वर्ल्ड जीके को पोर्शन चाहिए हो तो भाई पूरा भारत को भी जीके को पोर्शन चाहिए हो, और ये भाई काम की बात सी हमने पढ़नी पड़ेंगे। चलो हमने बात करी भाई क्या भागा बांट रखे 2 भाग भाई। जो वैदिक साहित्य है
कितना भाग? 2 भाग। कौन कौन सा? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। भाई पूर्व वैदिक व उत्तर वैदिक साहित्य ये बात उरे नु है भाई। आज जो साहित्य की रचना कद करी गई, इस साहित्य की रचना कद करी गई थी भाई, वैदिक साहित्य के रचना काल को लेकर के अब बात आती है। अब वैदिक साहित्य के रचना काल को लेकर के बात आती है तो भाई इसमें भी लोगों ने क्या किया भाई, ऑब्जेक्शन उठाया। कैसे उठा? देखो भाई, कुछ लोगों ने, मैं यहाँ पे एक बात बताऊं आपसे, अगर सबसे पुराना जो पहली जो रचना थी इनकी कौन सी थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता आपका, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है जो संस्कृत में और दूसरी भाषाओं का मिक्सअप क्या है? ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद की रचना कद करी गई थी। अब मैं बात ने लेके ना 2-3 बात निकल के आ रही है तो तारे से समझ में आ जाएगी। देखो मैं बात करी ऋग्वेद की रचना कब करी गई, तो ऋग्वेद की जो रचना मानी गई है वो मानी गई है भाई 1500 से और 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद की रचना मानी गई है। कि भाई जो ऋग्वेद था, इस ऋग्वेद की जो रचना की गई है, ऋग्वेद को कब, ऋग्वेद की रचना कब की? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और इसके पीछे लॉजिक भी दे दिया भाई। क्या लॉजिक दे दिया इसके पीछे? कि भाई जो मध्य एशिया में, मध्य एशिया में जो लेख मिले हैं या जो अभिलेख मिले हैं वो 1400 ईस्वी पूर्व के हैं। अब देखो भाई, जो चीज समझ ना हुआ यह है, क्वेश्चन तो मैं याद करा ही दूंगा लेकिन तारा दिमाग में बात समझ में आनी चाहिए। भाई ऋग्वेद की रचना कद करी तो मान ली भाई 1000 तक, लेकिन 1500 तक, लेकिन 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद की रचना करी गई। भाई लॉजिक के दे दो भाई, मध्य एशिया में जो लेख मिले हैं वो 1400 ईस्वी पूर्व की, इनकी जो डेट जो मानी गई है वो ये मानी गई है भाई, ये डेट ये मानी गई है। तो ये जो ऋग्वेद है ये कम से कम 400 साल बाद लिखा गया भाई, 400 वर्ष बाद कम से कम। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि भाई जो भारत में जो लोहा था ना, भारत में जो लोहे का जो यूज हुआ है या जो लोहे के लोगों को, लोहे के बारे में लोगों को जो जानकारी मिली है वो कब मिली है? 1000 ईस्वी पूर्व के बाद। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद मतलब लोगों ने जानकारी मिली भाई, 1000 ईस्वी पूर्व लोगों को लोहे के बारे में जानकारी मिली। और उन्हें एक बात कनेक्ट कर दी, क्या कनेक्ट कर दी? इतिहासकार ने क्या कनेक्ट कर दिया भाई, ऋग्वेद में लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई। ऋग्वेद के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लॉजिक दे दिया उसने। लॉजिक क्या दिया भाई? इसने बताया कि ऋग्वेद है जो 1500 तक, लेकिन 1000 ईस्वी पूर्व की रचना करी गई थी। अच्छा, फिर एक लॉजिक तो ये दियो, अब भाई जो मध्य एशिया में जो लेख से 1400 साल पुराना मान्योड़ा है, तो यह कम से कम 400 साल बाद यो लिखेड़ो है, क्योंकि मैं अभिलेख में जो ऋग्वेद में वो जिक्र करना है। दूसरी बात क्या दे दियो ना, दूसरा जो लॉजिक दे दियो यो दे दियो भाई, भारत में जो लोहा था, भारत के लोगों को, भारत में लोहे का जो प्रयोग हुआ 1000 ईस्वी बाद हुआ। और इसी कारण ऋग्वेद के अंदर क्या नहीं है, किस चीज का जिक्र नहीं है? लोहे का प्रयोग का जिक्र नहीं है, क्योंकि उन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था। तो यह संभावना जताई जाती है कि भाई जो रचना है, जो मान्य रचना है, वो यही है कि 1000 ईस्वी पूर्व क्या कर दिया भाई, 1000 ईस्वी पूर्व जो ऋग्वेद की जो रचना काल मानी गई है वो 1000 ईस्वी पूर्व माना गया भाई। ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए भाई। यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने बताने की कोशिश करी भाई, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी भाई भारताना ने। और ऋग्वेद की जो रचना वो 1000, यो या एक वजह या दे दी, दूसरी वजह या दे दी आप लोगों ने पार्टी को। बात पूरा चल रही थी अपनी भाई पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूरे देखिए, जो पूर्व वैदिक जो काल है, ये काल माना गया है भाई
1500 से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व, ये तो हो गया कि आपका पूर्व वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल जो माना गया है ये 1000 ईस्वी से और 500 ईस्वी पूर्व भाई। ये काल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने बात करी भाई जो वैदिक साहित्य कितने बड़े भागों में बांटा, 2 भागों में, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक जो काल समय की बात करके रचना कब करी गई थी, तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या जिक्र किया भाई, ऋग्वेद की जो रचना करी गई 1000 ईस्वी पूर्व करी गई है। यह बात आपका शायद मैंने क्लियर करी। लॉजिक दिया 2, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ऋग्वेद में लोहे के बारे में क्या है, कोई जिक्र नहीं है भाई। दूसरी बात क्या थी, या डेट की 14 ईस्वी पूर्व का जो लेख मिला है उनका बारे में बात करिए, तो लॉजिक दियो, ये बात हुई। उसके बाद बात करी उनके काल की, तो वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक है, वो 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक के हैं। ये सारी की सारी बातें वैदिक साहित्य के काल को लेकर के आप लोगों के बीच में, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहें तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं भाई। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये है, ये जो लॉजिक दिया था, ये किसने दिया था, विमल चंद्र पांडे ने। आपसे पूछा जा सकता है विमल चंद्र किसके अनुसार है, विमल चंद्र पांडे ने ये लॉजिक दिया था कि भाई ऋग्वेद 1000 साल तक पुराना हो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे आप लोगों के बीच में, भाई ऋग्वेद की रचना कब करी गई थी, तो ऋग्वेद की रचना 1000 ईस्वी पूर्व करी गई थी। क्लियर कट बात होगी। अच्छा भाई, लोहा भारतीयों को लोहा कब, लोहे के बारे में जानकारी कब मिली, तो 1000 ईस्वी बाद मिली भाई। क्या आर्यों को लोहे के बारे में जानकारी थी, नहीं थी भाई। आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ भाई, पूरे 2-3 क्वेश्चन बन जाए। आर्य जो सभ्यता थी, आर्य जो लोग थे, वो सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। ये मैंने शायद पहले भी बताया है। उसके बाद आती भाई, ये ग्रामीण थी, तो क्या ये पुरुष प्रधान थी या महिला प्रधान थी, तो भाई ये जो सभ्यता थी पुरुष प्रधान थी। ध्यान रखना भाई इस बात का, पुरुष प्रधान थी। मतलब जो चाल्या करती वो अखंड की चाल्या करती, मोटारें की चाल्या करती भाई, मर्द मोटारें की बात होया करती हमें। ये 2, 4, 5 साल। उसके बाद भाई बात आई भागों की, तो वो 2 रचना काल की बात मैंने आप लोगों के बीच में कर दी है भाई। ये यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट, जो 5 से जो 8-10 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए भाई। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। चलो रफ करूँ, और 2-3 बातें मैं नोट करके बता दूँ। आपने जो पूर्व वैदिक काल में हमने क्या जानकारी मिली है भाई, पूर्व वैदिक काल में हमने जानकारी मिली भाई, सप्त सिंधु में रहा करता, ये सप्त सिंधु में रहा करता। तो सप्त सिंधु में क्या थी, नदी थी 7, कितनी नदियां थी, 7 नदियां। तो मतलब मोटी सी बात ये आ जाए है भाई, हमारे को क्या भौगोलिक जो दृष्टि से हमारे लिए जो पूर्व वैदिक काल है वो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की जो भौगोलिक दृष्टि, भौगोलिक स्थिति के बारे में कौन सा काल बताता है, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कौन सा काल बता रहा है भाई, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमारे को पूर्व वैदिक काल बता रहा है, पूर्व वैदिक काल बता रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे इसने बताया भाई, सप्त सिंधु था, 7 नदियां थी, परुषणी थी, दूसरी उसके बाद में उसने बताया था विदिशा, विपाशा, कुरुम, जो कि अभी पाकिस्तान में है, कुरुग है वो भी पाकिस्तान में है। ये सारी की सारी जो बातें हुई थी, ये सारी की सारी मैं अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे कौन सी तरसोसी, सरस्वती, ये सारी नदियों के बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ भाई। पिछली क्लास देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं पहले जब भी बात करता हूँ तो दोस्तों ये जरूर बोलता हूँ कि भाई आप हमारी जो पिछली क्लास है उनको एक बार जरूर देखेंगे। तो होता क्या है कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती आप लोगों की समझ में नहीं आती। अब नया जो स्टूडेंट देख रहा होगा या विद्यार्थी देख रहा, उसको लगे यार पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। भाई सर तो वही पढ़ाओ जो काम आओ, और भाई पढ़ने खातर के करना पड़ेगा, अपने गैलरी देखना पड़ेगा, गैलरी क्लास देखनी पड़ेगी। गैलरी क्लास कितनी मिलेगी, प्ले लिस्ट में मिलेगी। कितनी मिलेगी, उज्जवल कोचिंग कैंपस जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है, फर्स्ट क्लास सुंदर सी एक फोटो लग रही है, लिख रहे हो फर्स्ट क्लास हरियाणा जी के भाई हेमंत सर, देख लेना भाई। ठीक है, तो वो पहले क्लास देख लेना, क्लास नंबर 6, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी सब ज्यादा हमने कितने मिली, पूर्व वैदिक मिली। और दूसरी जो बात करूं भाई, एक तक तो ये कहता सप्त सिंधु में था, जो उत्तर वैदिक में जो हमने जानकारी मिली वो यह मिली, ये भी ये केस है जो आर्य जो लोग थे वो भारत का बारे में बहुत घनी जानकारी अन्य की कर ली, कलेक्ट कर ली, जो भौगोलिक स्थिति की जानकारी इकट्ठी कर ली, और ये उठाकर निकल के किता गया गंगा घाटी में, किता गया भाई गंगा घाटी।
गंगा घाटी या गंगा की तरफ आ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करो, उत्तर तले के ना पूर्व का नियन बढ़ना शुरू कर दिया। और इन्होंने जो गंगा जो गंगा नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र था वहां की तरफ इन्होंने बढ़ना प्रारंभ कर दिया। और जो गंगा नदी को लगभग में इतिहासकार मानते कि इसको भाई पूर्व की इन्होंने क्या कर लिया, सीमा निर्धारित कर ली। अब जब ये गंगा घाटी में भी आ गया, गंगा घाटी का नहीं भी बढ़ गया, तो क्यों होगा, पांचाल जो राज्य था, पांचाल, नू को भी भाई समस्या हो गया, पांचाल राज्य कौन सा बताऊं, मैं भी कौन है, फिर बताऊंगा, टॉपिक तो कौन बैठ गया। पांचाल राज्यों का क्या होगा भाई, पांचाल जो उस समय पांचाल जो राज्य थे उन राज्यों का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा महत्व बढ़ गया भाई। यहाँ हमने वैदिक सभ्यता के बारे में बात करी, मैंने मोटी सी बात करी भाई। वो पूर्व वैदिक हमने केवेरो पार्टी को सब सिंधु को, और उत्तर वैदिक हमने केवेरो पार्टी को गंगा नदी का नहीं निकले, ये भारत का पूर्व का नियन बढ़नो प्रारंभ कर दियो आर्यन। अच्छा, और एक बात और बता दूं, कई लोग नू भी गए हैं, अब भाई जो आर्य था ना, ये एकदम को आया नहीं, छोटा छोटा कबीला में आया करता, आया छोटा छोटा कबीला में ये आया से। पीछे मैंने एक बार जिक्र यो भी करियो तो भाई मैक्स मुलर मध्य एशिया को मानने से, और सर्वमान्य लोग ज्यादातर मानने भी नहीं है भाई मध्य एशिया था आया है, ये सर्वमान्य हो गया है। बाकी कहानियां तो कह दी भाई ये यूरोप का भी मूल निवासी है। बाकी हम चीज तो कोई मतलब होना अपना अपना क्वेश्चन था, मतलब से ई मैंने आप नोट कर लो, रफ कर लो, मैं रफ कर दूंगा, फिर हमें आगे बढ़ाएंगे भाई, जल्दी से नोट कर लो भाई। पूर्व की तो गंगा, और दक्षिण की भाई विंध्याचल पर्वत, इन्होंने दक्षिण की सीमा देखो, पूर्व की सीमा तो क्या मान ली इन्होंने, गंगा घाटी, गंगा नदी, और दक्षिण की विंध्याचल भाई। यहां पे एक चीज और नोट कर लो आप, कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व की सीमा पूर्व में कहां तक फैले हुए थे, तो गंगा घाटी से आगे तक फैले हुए थे, और गंगा नदी को इन्होंने अपनी पूर्व की सीमा निर्धारित कर ली, जिसको लेकर के पांचाल और जो कुरु राज्य थे, पांचाल व कुरु राज्यों का क्या, पांचाल तो लिख दिया होगा मैंने, शायद कुरु नहीं लिखा, कुरु राज्यों का क्या बढ़ गया, महत्व बढ़ गया भाई। ये दो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए उत्तर वैदिक काल की बात से। अच्छा, दक्षिण की बात करा तो विंध्याचल जो पर्वत हो वो भैया ने दक्षिण की सीमा मान ली। और आता है मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा भाई। चलो भाई, देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक तो वो भानो भी कोन्या लॉकडाउन से है, तो पढ़ा कोन्या 15 दिन को लॉकडाउन से, कद पेपर होएगा, कौन सरकार लेगी पेपर नहीं लेगी भाई, आई के साथ जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ लड़ाई लड़ो और जीवता रहो, काम तो सारा ही करना पड़ेगा मेरा दोस्तों। और जन समय खराब कर दियो पछतावेगा। अरे बतो घणो समय खराब नहीं हो है, जन शुरू नहीं करियो सर, वो भी पढ़ना शुरू कर दियो, काम आ जाएगा भाई, पढ़ाई कदे खराब कौन जाएगा भाई। ओके भाई, एक हम बात करा भाई वेद की, जो मैंने पीछे भी बात करी थी, छोटी सी बात करूं, जो साहित्य में जो आया हुआ है वो आया है वेद। वेद किस में आते हैं, साहित्य में। वैदिक साहित्य में कौन सा आ गया अपना वेद से, तो सबसे पहले तो क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद नंबर 1, नंबर 2 पे क्या भाई, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 4 पे क्या भाई, सामवेद। देखियो भाई दोस्तों, वैदिक साहित्य में बात करें तो भाई सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। दूसरी बात करी हमने किसकी बात करी, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है भाई, सामवेद है। ये 4 वेद है। इससे हमारे को जो जानकारी मिली वो हमने भाई आप लोगों के बीच में रख दी। मैं बता दूं, ये जो चारों जो वेद है ये भाई गद और पद, गद व पद दोनों प्रकार से है भाई। एक बार मैं सारा का बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, फिर हम एक एक ने लेके पढ़ाएंगा। ऋग्वेद ने पढ़ाएंगा, फिर यजुर्वेद ने, अर्थवेद ने, फिर सामवेद ने जिक्र करेंगे भाई। गद और पद दोनों में लिखे हुए हैं भाई। ओके भाई, जो पद में जो लिख रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। इनकी जो रचना कर रखी है गद और पद दोनों में कर रखी है। जो वैदिक पद में जो लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं, रग। पदों में जो लिखे हैं रग।
रग बोलते हैं भाई उसको, उनको क्या बोलते हैं, रग। और जो गद में लिख रखे हैं, गद में लिखे हुए को क्या बोलते हैं, शाम भी बोलते हैं, युजरो भी बोलते हैं। तो आप इसको क्या लिखें, यजूस, यजूस और शाम। गद में क्या है भाई, यजूस और शाम। यजूस और शाम। अब देखो क्वेश्चन, देखो भाई एक बार भाई, प्रश्न देखो तारो। वेद कितना है भाई, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में क्या कहा, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमने दिया भाई वेद। वेद कितना है भाई, दूसरी तीसरी क्लास तो पढ़ता आ रहे हैं। वेद 4 भाई, शब्द पुराणों वेद, दुनिया को शब्द पुराणों वेद कौन सा है, ऋग्वेद है भाई। फिर ये तो ये अथर्ववेद, सामवेद है, 4 वेद हो गया। ये वेद से ये लिख रखा है गद और पद, दोनों प्रकार से लिख रखा है। अच्छा भाई, गद और पद के हो, ये एक बार हिंदी वाला जो टीचर आओ कहते तो पूछ लियो, ज्यादा भीतर नहीं जाऊंगा मैं, इतना तो बेरो ही होना चाहिए। इनको इस भाषा में क्या बोला जाता है, रग। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा, पदों में लिखे वेदों को क्या बोला जाता है, रग बोला जाता है। और गदों में लिखे को क्या बोला जाता है, यजुस और शाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है, रगों और यजुस व शाम। रगो व यजुस व शाम को क्या बोला जाता है, बड़े ध्यान से देखना भाई। रग क्या है, जो पदों में लिखे, रग क्या है भाई, जो पदों में लिख रखे हैं। और गदों में लिखे होगा क्या, यजुस व शाम। रग और यजुस व शाम को इकट्ठा इनको क्या बोला जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है इनको, सुक्त कहा जाता है भाई, सुक्त। ओके देखो, बहुत बढ़िया। सुक्त किसे कहा जाता है भाई, जो रगो यजुस व शाम में जो या गद व पद में जो रचना कर रखी है। आप तो नू भी पूछो जागो, रग जो पदों में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपने पाठ को रग कहा जाता है। गदों वाला का आपको यजुस और शाम पद है, और इन दोनों में जो लिखे गए उन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। और थोड़ा सा ध्यान दिवा दू, 1028 सूक्त क्या मैं ऋग्वेद में भाई, जब ऋग्वेद को जिक्र करूंगा तो तुमने मेरे पाठ जाओ आगे समझ में। दोनों में लिख रखा है तो दोनों ने मिला के कहे सूक्त कहे, समझ गए आप लोग। ओके भाई, एक चीज और देखो भाई, जो वेद से, ऋग्वेद से, ये एक दिन में एक कवि या एक व्यक्ति या एक ज्ञाता के द्वारा लिखे हुए नहीं है भाई, बता दूं। ये एक भाई जतरा ऋषि मुनि आता गया, मंत्र एडिशन करता गया, जोड़ता गया और वो चाल तो गयो। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे मंत्रों से इसकी क्या की गई, रचना करी गई है इन वेदों की। तो जिसमें ऋग्वेद सबसे मुख्य रूप से है भाई, जिसमें ऋग्वेद सबसे मुख्य रूप से है। तो पहले लिखे नहीं जाते थे, तो क्या होता था कि जो वेद हैं, ये जो गुरुजी होते थे, जो ऋषि मुनि महामुनि होते थे, जो कंठस्थ याद होते थे, क्या होते थे, कंठस्थ याद होते थे। तो अपने जो शिष्य होते थे उनको क्या कराते थे, कंठस्थ कराते थे। उनको भी अपनी यादाश्त को क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे। खुद को याद था वो अगले को भी याद करा देते थे। वेद पुराण लिखे हुए नहीं थे, तो इनको क्या सुरती भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से सुरती किसे कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है, पुराणों को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इनमें से दोनों को या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेद और जो पुराण है, जो कंठस्थ याद करा जाए, जो समस्त वेद कंठस्थ याद होते थे, तो अपने शिष्यों को याद कराते थे, उनको क्या कहा जाता है, सुरती कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, सुरती भाई। वेदों को सुरती कहा जाता है, कारण कि सुन करके याद होते थे भैया, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, सुन करके याद होने की वजह से जो ये वेद है ये सुन करके याद हो रही हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, वेदों को सुरती भी कहा जाता है। और साथ ही एक चीज और नोट करेंगे आप लोग, इनको भाई सुरती भी कहा जाता है।
मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि भाई एक व्यक्ति द्वारा लिखे हुए नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा लिखे हुए नहीं है, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय में मंत्र और वेदों को इकट्ठा कर दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता, संहिता भी कहा जाता। अब देखो भाई, सॉरी भाई, अभी गर्मी की भी ज्यादा हो रही है, गर्मी तो बचियो भाई, नींबू नांबू यूज करियो, पानी ज़्यादा पियो भाई, घर न रहो, दोपहर में निकलो मत ना, अब ना हमारी मजबूरी है भाई दोपहर में क्लास बनाना, ठीक है। बात करी मैंने वेदों की, वेद 4 हैं, 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं भी भाई समय मैंने भी इनू कहा भाई चाल तू भी, गर्मी घनी लागन लगी मैंने भी। तो गद व पद दोनों प्रकार के लिखे हैं, पदों को क्या रग कहा जाता है, गदों लिखे हैं उनको क्या युजुस और शाम कहा जाता है, दोनों को मिलाकर युजुस और शाम को क्या कहा जाता है, सुक्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुक्त कहा जाता है। और साथ में बात करें वेद है, उस समय लिखे हुए नहीं थे, तो क्या थे, कंठस्थ थे ऋषि मुनियों के, कंठस्थ होने की वजह से क्या है, वो सुना करके अपने शिष्यों को क्या कराते थे, याद कराते थे, इस वजह इनको क्या कहा जाता है, सुरति भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है वेदों को क्या कहा जाता है, तो सुरति भी कहा जाता है। अब वेद क्या है, वेद एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा लिखे हुए नहीं है, ये अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मंत्र जो इसके साथ कलेक्शन जो करते गए, लिखते गए, एडिंग होता गया, तो उसको क्या कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। तो भाइयों, मैंने आज जो आप लोगों के बीच में बात करी, वो मैंने थोड़ी सी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, वैदिक संस्कृति के बारे में बात करी मैंने। अब मैं एक बार 5 मिनट में आपको दोनों क्लास जो इस चीज़ को लेकर के निकली हैं उनके बारे में बताऊं। उससे पहले मैं बता दूं, अब जो आगे जो हमारा जो सेशन रहेगा वो हम पढ़ेंगे वेदों में पहले बात करूंगा, ऋग्वेद की बात करूंगा, फिर यजुर्वेद की बात करूंगा, अथर्ववेद और सामवेद। यहाँ पे मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई, तुम लोग तारा दिमाग में कूट की बात बैठनी चाहिए भाई। टेस्ट कोई सा लेवल को भी हो और कहीं को भी हो, वेदना तो जरूर एक बार क्वेश्चन करो जाए। वेद्य के सब बताता है, 100% नहीं, 200% नहीं, 500% क्वेश्चन आओ भाई, ध्यान रखियो। आना चाहिए, आप हिस्ट्री में ऐड कर लो, हिस्ट्री को टॉपिक समझ लो, चाहे भाई हरियाणा जी को टॉपिक समझ लो, थारी मर्जी भाई। बात हमने की है क्वेश्चन जो हमारा काम का उन न पढ़ंतल मतलब से हमने। और भाई रही बात कमेंट्स की, तो आज मैं कमेंट्स की बात करूँ। कमेंट्स कुछ ही हैं जो मेरा मित्र जो कमेंट्स करे से बड़ा अच्छा लगे से भाई, जब हम कमेंट्स कर दो तो बढ़िया थोड़ा सो मन बढ़ जाए और पढ़ाने जी कर जाए ना, तो भाई हम भी मुर्गा इतनी नाड़ गिर के ना पढ़ाता रहेंगे, चलता रहेंगा, ठीक। तो चार्ज कर दिया करो मेरे भाइयों बहनों, आप भी चार्ज कर दिया करो, कदे कदे छोड़ दिया करो, एक आधो कमेंट्स सर खराब से अच्छी से जिसी भी है वो तारी मर्जी से। चलिए मैं एक बार रिवाइज करूं। मैंने बात करी भाई, किसकी बात करी, मैंने बात करी वैदिक सभ्यता की बात करी। पहले सबसे पहले हमने बात करी थी, किसकी करी थी, हड़प्पा संस्कृति व हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के बाद एक और संस्कृति भारत के अंदर जो हमारे को पता लगी और जिससे हरियाणा का संबंध रहा, हड़प्पा संस्कृति की बात करो। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इनमें कौन सी सभ्यता पुरानी है, हड़प्पा या आर्य, तो या वैदिक, एक ही बात है भाई। अगर मैं वैदिक सभ्यता बोलता हूं तो भी आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता बोलता हूं तो भी वैदिक सभ्यता, ये हमने भाई कूट के बेर होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद मैंने मेरी पहली क्लास जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें, तो सबसे पहले बात ये भाई वैदिक सभ्यता से के, तो जो आर्य लोग, जो बाहर से लोग आए उनको क्या बोला गया, आर्य। कुछ लोगों ने बोल दिया भारत की, ये मूल निवासी भारत के है, कुछ ने बोल दिया मध्य एशिया के, कुछ ने बोल दिया ईरान के, कुछ ने बोल दिया यूरोप के, कुछ ने बोल दिया ध्रुवों के हैं, कुछ ने बोल दिया तिब्बत की। ये मैंने अलग अलग आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे, और उन्होंने अपने अपने लॉजिक भी दिए। देखिए जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे नेगेटिव भी होता है। कुछ लोगों ने बोला भाई तुम भारत के बता रहे हो इनको, भाई भारत में मध्य प्रदेश के भी बता रहे हैं, कुछ लोग इनको पहाड़ी बोल रहे हैं, कश्मीर साइड के भी बोल रहे हैं, तो सबने अपने अपने लॉजिक दिए। किसी ने बोला भाई जो ऋग्वेद के अंदर जिस प्रकार के पशु पक्षी प्राणी प्रकृति का जिक्र किया गया है उसी प्रकार के यहाँ पर मिलते हैं, इस आधार पर हम माने कि भाई मूल रूप से यहाँ पे थे ये। दूसरी बात निकल करके आई, लोगों ने अगर इसके विपरीत क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन ये किया भाई ये अगर यहां थे तो बिना डेवलप हुए बाहर क्यों चले गए, पहले यहां डेवलप होते ही उसके बाद बाहर जाते। फिर किसी ने ये लॉजिक भी दे दिया, इनको तो थोड़े से भारत के बारे में पता था, ज्यादा भारत के बारे में भी नहीं पता था। तीसरे ने बोल दिया भाई अगर अब इसके खिलाफ किसी ने बात बोली, बोले भाई ये आए हुए हैं, तो किसी ने बोलता भाई ऋग्वेद में या कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ये आए कहां से, रास्ते का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये मूल रूप से भारत के ही है। चलो छोटो, वो पूरी पूरी बात मैंने पहले क्लास में अपनी खूब निचोड़ निकाल करके, भाई दयानंद सरस्वती ने कहाँ के माना है, बीजी तिलक ने कहाँ के माना है, तिब्बत का सिद्धांत क्या है, यूरोप का सिद्धांत क्या है, मध्य एशिया का सिद्धांत क्या है, मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या है, और भी जो गंगानाथ झा हैं उनके अनुसार ये कहाँ के रहने वाले हैं, सब सिंधु, अविनाश चंद्रा ने
इनको कहाँ का बोला है, सब सिंधु में 7 ने दिए थे, उनका पुराना नाम क्या थे, वो सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर करी। उसके बाद फिर मैंने बात करी भाई वैदिक सभ्यता के बारे में, हमारे को पता कहाँ से लगा, तो जो बोग्जकोई में एक अभिलेख मिला था उससे भी पता लगा, जिसमें वरुण इंद्र का जिक्र किया गया है, जिनको एक जो संधि हुई थी वो जो दो राजाओं के बीच में, उनमें उनको साक्षी माना गया था, यो भी जिक्र करे हो। अच्छा भाई, उसके बाद में फिर क्या जिक्र है भाई, वैदिक वो तो पुरातत्व संबंधी सामग्री होगी, फिर और कितने मिले भाई, वैदिक साहित्य तो मिला। वैदिक साहित्य कितना प्रकार को मानने को भाई, वैदिक साहित्य भाई 2 प्रकार, 2 भाग से भाई, पूर्व वैदिक है और उत्तर वैदिक है। पूर्व वैदिक तो उत्तर वैदिक तो पहले मैंने बात करी, क्या करी भाई, जो वैदिक जो काल सा समय के माना को कहने 2500 साल पुराना माना, कहने 6000 साल, लेकिन सर्वमान्य वो क्या है 1000 से लेकर 1500 लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल मान रखा है भाई। यू मेरे बात क्यों। अच्छा, फिर उनके बाद में भाई क्या वैदिक काल उत्तर वैदिक काल कब है, पूर्व काल और वैदिक काल है। तो पूर्व जो काल है, पूर्व वैदिक काल है वो कौन सा है, 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000, और उत्तर वैदिक काल कौन सा है भाई, 1000 से लेकर के 500 तक। ये सारी की सारी बात हो रही। फिर एक और जिक्र आया बीच में भाई, अगर भारत आया या मान ली बात भाई मध्य एशिया में था, भारत में आ रही है आया है, तो फिर भाई मैक्स मूलर का जो सिद्धांत था जो मध्य एशिया, वो हमने भाई सर्वमान्य है, ज्यादा लोग उन्होंने माने भाई आया बात सही से। तो हम आके क्या करो 50,000 जो दुष्य दास या दुष्य किसको बोला जाता, दासों का जिक्र भी किया गया है। नदियों में बात नदियों का भी जिक्र किया है, तो वहां पे क्या है घनघोर युद्ध हुआ जिसमें 50,000 लोग मारे भी गए, वो भी मैंने जिक्र किया। तो वहां से क्वेश्चन निकलता दुष्य कौन थे, दास कौन थे, अनार्य कौन थे, वो भी बात बीच में हुई है। आर्य का मतलब क्या है, वैदिक का मतलब क्या है, वेद संस्कृत धातु की विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना भाई, ज्ञान की प्राप्ति करना। ये भी मैंने आप लोगों के बीच में। उसके बाद भाई आगे चल करके मैंने बात करी आप लोगों के बीच में, ये भाई जो वेद हैं वे कितने 4 हैं। तो वेद लिखे किसे, पद में लिखे, गद में लिखे। पद में जो लिखे गए हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो मैंने आप लोगों के बीच में बताया। पद में जो लिखे गए हैं उनको रघु के नाम से जानते हैं। गद में जो लिखे गए हैं उनको किस नाम से जानते हैं, साम और यजुष के नाम से जानते हैं। दोनों को मिलाकर के गद, रघु, यजुष और सामों को मिलाकर के इनको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। सूक्त भाई ऋग्वेद में कितना है 1028 है, तो हमने मेरे से पाठ 3 से मंत्र से 10,600 500 करीब से। मैं कल जब ऋग्वेद पढ़ूंगा तो पूरी टोटल आपने कराऊंगा जिक्र भाई, ऋग्वेद में एक जिक्र कर रखे हो। फिर उनके बाद में बात आई भाई इनको सुरती भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, सुरती। सुरती क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई उस समय लिख तो रखे नहीं थे भाई, सुन सुन के याद होते थे। जो ऋषि मुनि महामुनि थे उनको कंठस्थ वो डिलीवर कर देते थे भाई दूसरे को, दूसरे शिष्यों को, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सुरती भी कहा जाता है। आपसे पूछा था सर वेदों का दूसरा नाम क्या है, तो उनको सुरती के नाम से। अब संहिता की बात आई, संहिता क्यों भाई, संहिता इसलिए क्यों भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या था, मंत्र जुड़े जाते। एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं, अलग अलग काल में और ये अलग अलग समय में, बहुत सारे समय में ये लिखा गया, ऐसा माना गया है, इसलिए इसको संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बहन और भाइयों, जो कुछ था वो आप लोगों के बीच में मैंने जो मोटा मोटा जो जितनी जानकारी थी, ज़्यादा हमने नहीं उठाया, लेकिन बेसिक जो आपके क्वेश्चन जो सीजीएल लेवल तक के जो बनते हैं वो आप लोगों के बीच में हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, और मैं बात करूँ टोटली बात करूँ तो एक लोग केवल और केवल हरियाणा जीके की गुना या बात तो नेशनल जीके की बीच है। ये भाई अपा उड़ात आगे कित बढ़ाएगा, अपा उड़ात बढ़ाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का बारे में बात करा, ऋग्वेद का बारे में बात करांगा, फिर अपन आयुर्वेद समझ इनका बारे में बात करा, वैदिक सभ्यता, फिर मैं कनेक्टिविटी बताऊंगा। ये भाई स्पेशल कित कित जो आर्य जो लोग था हरियाणा में कित कित निवास कराया करता, के कंत हमने जो भी वो कनेक्टिविटी फिर अपनी उठाते बढ़ेगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, एक तो भाई दिमाग से यह बात निकाल दो, अब भाई पेपर कद होगा कद नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसको आपने बेरो भाई पीटीआई ने लेके नहीं भी आ गयो है। और बता दूं मई जून जुलाई में और भी बहुत सारी चीज़ आऊँगी आप लोगों के सामने। कोरोना के साथ ही जियो, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, सोचने की जरूरत नहीं है भाई। जो चल रहा है वो चलेगा ना, आपसे रुके ना मेरे से रुके ना कहीं और से रुके। अपना काम है सिर्फ और सिर्फ रोटी पढ़ते रहना, पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों, सब बहन भाइयों ने राम राम। बहुत जल्दी भाई एक और क्लास लेके फिर आप लोगों के बीच में अपन जिक्र करेंगे अपना क्या पे ऋग्वेद पे। भाई आखिरी कहने विनती है, मैं कह तो कह दूँ तुमने, कमेंट्स तो करे दिया करो यार। एक और छोटी सी नॉलेज की बात बता दियो आपने, बहुत बढ़िया थारा कमेंट्स था, मैंने पैसा को मिले, एक तो कर दोगा। चल जय हिंद भाई, राम राम भाई।